नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा आईएएस पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये एक एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज़ यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2026 एक्सक्लूसिव सीरीज़ होने जा रही है। ये एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल योद्धा आईएएस पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यूपीएससी के प्रीलिम्स में पॉलिटी को हम कवर करने जा रहे हैं। ये लेक्चर 1 होने जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से। इसमें हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, अमेंडमेंट्स और शेड्यूल्स। साथ ही साथ 2013 से लेके 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब वाई दिस टॉपिक, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? तो हर साल पॉलिटी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको डायरेक्टली भी मिल सकते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं। अब यूपीएससी जो है वो फोकस करता है फीचर्स के ऊपर, अमेंडमेंट्स के लॉजिक के ऊपर, साथ ही साथ शेड्यूल्ड बेस्ड ट्रैप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब समझ लेते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना है कि भारत का संविधान एक रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पर हमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि हम आसानी से कुछ प्रावधानों को संशोधित कर सकते हैं जैसे अमेंडमेंट्स के थ्रू, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो ये रिजिडिटी भी दिखाता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद आपको याद रखना है कि फेडरल विद यूनिटरी बायस। आपको पता है कि अगर आप आर्टिकल 1 उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो अगर आप देखेंगे इमरजेंसी के टाइम पर तो हमारा जो संविधान है वो यूनिटरी बायस अपने अंदर रखता है। आर्टिकल 352 के अंदर आपको इमरजेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद इंडिया इज फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स में आपको देखने को मिलता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल तरीके से काम कर सकता है। जैसे स्टेट्स और यूनियन के पास लगभग बराबर पावर्स होती हैं कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में हमें देखने को मिलता है जैसे इमरजेंसी के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ बोरोड फीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी प्रीलिम्स में ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है हमने? यूनाइटेड किंगडम से। फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लिया है आयरलैंड से। एमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी। कॉन्करेंट लिस्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। जुडिशियल रिव्यू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। And single citizenship is from UK, United Kingdom. Now we will look at the salient features of our Indian Constitution, especially focusing on the UPSC prelims this time. So, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. ये चीज़ें आपको पता है कि भारत के संविधान में अगर आप प्रियम्बल खोल कर देखेंगे तो आपको ये सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। एमरजेंसी टाइम पर इसे ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दो वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर। आगे हम देख लेते हैं कि फेडरल सिस्टम। तो डिवीज़न ऑफ पावर मतलब कि कैसे कैसे पावर को बांटा गया है। जैसे
स्टेट्स के पास क्या पावर रहेगी, सेंटर के पास क्या पावर रहेगी और कॉन्करेंट पावर कौन सी हैं, ये आपको सब मिलेगा सेवेंथ शेड्यूल के अंदर। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स देखेंगे तो आप अगर सेवेंथ शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिस्ट मिलेंगी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ से डिवीज़न ऑफ पावर का मैकेनिज्म हम देख सकते हैं। इसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत का संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जहाँ जब हम कंपेयर करेंगे अगर यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगरी में माना जाता है। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और भारत के अंदर संविधान सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन केस ऑफ इंडिया एंड इन केस ऑफ यूनाइटेड किंगडम इट्स द पार्लियामेंट दैट इज सुप्रीम। नाउ इंडिया फेडरल होने के बाद भी सेंटर जो है इंडिया का वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं डिवीज़न ऑफ पावर्स के अंदर वो सेंटर लिस्ट में आपको मिलेंगे। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बनाते हैं तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। साथ ही साथ जो चीज़ बच गई है इन तीनों लिस्टों में, जो चीज़ नहीं है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल कंटेंट, और रेजिडुअल कंटेंट भी सेंटर ही गवर्न करेगा। सो इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन, अंडरस्टैंड दिस, इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन। नाउ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको समझना है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर को रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो डायरेक्टली, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में लोकसभा को रेस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद अगर हम रियल पावर की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रियल पावर यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इंडिया के केस में नॉमिनल हेड हैं। दो तरह के हेड होते हैं, एक रियल हेड, एक नॉमिनल हेड। रियल हेड इंडिया के केस में हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल हेड हैं प्रेसिडेंट। इसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि जुडिशरी भारत की हमारी इंडिपेंडेंट कैटेगरी के अंदर आती है और ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का एक पूरा नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसी को गार्जियन भी बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। दैट्स वाई आर्टिकल 32 इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिसीजंस लेने का या सुनवाई करने का। आगे हम चलते हैं तो आर्टिकल 368 की बात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर से हमें अमेंडमेंट करने की पावर मिलती है। किस चीज़ को अमेंड करने की? संविधान को। यहाँ पर दो तरीके से हम संविधान को अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंदर से। पहला तरीका है स्पेशल मेजॉरिटी, जहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस, और सेकंड टाइप होगा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस सिंपल मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स। अब आपको एक चीज़ समझना है कि अमेंडमेंट करने से हमें अनलिमिटेड पावर हम नहीं ले सकते हैं यहाँ। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स हम देख लेते हैं। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, तो 50% प्लस ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, ये एकदम सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स,
लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने के लिए भी केंद्र में सिंपल मेजॉरिटी चल जाएगी। इसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है कि 50% प्लस होना चाहिए वोट काउंट, और साथ ही साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग में 2/3 मेजॉरिटी। इसके बाद मोस्ट अमेंडमेंट्स की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा ज़्यादातर अमेंडमेंट जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से ही यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैंने आपको आर्टिकल 368 के अंदर से स्पेशल अमेंडमेंट बता ही दिया है, सेकंड टाइप, जिसमें हमें स्टेट रेटिफिकेशन भी ज़रूरत होगी। और स्टेट रेटिफिकेशन की ज़रूरत कब होती है? जब हम ऐसे अमेंडमेंट्स करते हैं जिसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने जा रहे हैं, तब हमें 50% प्लस स्टेट रेटिफिकेशन ज़रूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकल कर आया था केशवानंद भारती केस में 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज ए judicial interpretation given up by Supreme Court of India in Keshwanand Bharti versus Union of India case 1973। So basic structure कैसे हमें पता चलता कि क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी? तो अभी तक के जो सुप्रीम कोर्ट्स के और हाई कोर्ट्स के वेरियस जजमेंट्स हैं, उनके आधार पर बेसिस हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर होंगे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की। तो 42nd अमेंडमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 1976 में किया गया था इमरजेंसी के टाइम पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे। इसके बाद इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद जो अमेंडमेंट होता है वो है 44th अमेंडमेंट 1978। इससे हम इन अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने बहुत सारे प्रोविज़न्स चेंज किए इमरजेंसी प्रोविज़न्स के अंदर भी, साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स कब ख़त्म नहीं होंगे इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या की हैं, रिस्टोर किया है डेमोक्रेसी को 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसके बाद हम बात कर लेंगे 52nd अमेंडमेंट एक्ट की, जो एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहलाता है। यहाँ पर आपको देखना है कि शेड्यूल भी साथ में एक ऐड किया गया है जिसका नाम है शेड्यूल 10, और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कुछ प्रावधान रखे गए हैं जिससे पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनमें फूट या टूट बहुत कम हुआ करे। इसके बाद हम बात करेंगे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 की, जिसके तहत क्या हुआ था कि वोटिंग एज के राइट को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। इसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया था, और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो म्यूनसिपाल्टी के लिए लाया गया था। अब आपको एक चीज़ समझना है कि इन्हीं के साथ 2 एक्स्ट्रा शेड्यूल्स भी ऐड किए गए थे। एक शेड्यूल 11 जो कि पंचायतों की बात करता है, और शेड्यूल 12 जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात करता है, लोकल एरिया गवर्नमेंट्स। ठीक है। इसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू एजुकेशन को हमने एक फंडामेंटल राइट बना दिया है आर्टिकल 21 क्लॉज ए के अंदर। 21A आपको मिलेगा राइट टू एजुकेशन।
इसके बाद साथ ही साथ हमने क्या किया है कि हमने एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी ऐड किया है 86th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। इसके बाद बात करते हैं 101st जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होने जा रहा है। जीएसटी का अमेंडमेंट नंबर है 101st अमेंडमेंट एक्ट। तो इट इज़ रिलेटेड टू जीएसटी। इसके बाद शेड्यूल्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। पहला शेड्यूल आपका बात करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। ये आपको सब बताएगा कितनी स्टेट्स हैं, क्या क्या यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इसके बाद सेकंड बात करेगा सैलरीज की, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस एंड अदर्स की। थर्ड आपका बात करेगा ओथ्स एंड अफर्मेशन की। फोर्थ शेड्यूल आपकी बात करेगा राज्यसभा में एलोकेशन करने के लिए सीट्स को। फिफ्थ हम शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बात करते हैं। सिक्स्थ में हम बात करते हैं ट्राइबल एरियाज के बारे में। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके बाद सेवेंथ शेड्यूल में हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। एट्थ शेड्यूल आपका लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। इसके बाद बाकी जो बचे शेड्यूल्स हैं, तो नाइन्थ शेड्यूल है लैंड रिफॉर्म लॉज को लाने के लिए इसे बनाया गया था। साथ ही साथ ये एक ऐसा शेड्यूल बनाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही 1951 में, जिससे कुछ लॉज इसमें आकर जुडिशियल रिव्यू से बच जाते हैं नाइन्थ शेड्यूल के अंदर। इसके बाद टेंथ शेड्यूल मैंने आपको बताया पीछे एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए बनाया गया। 11th शेड्यूल हमारा पंचायत राज की पावर डिफाइन करता है और 12th शेड्यूल हमारा म्युनिसिपैलिटी की पावर्स की बात करता है। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स का लिंकेज आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो लैंग्वेज डिबेट अभी इंडिया में बहुत है। आंध्रा बोलो, मराठी बोलो, तमिल बोलो, उर्दू बोलो या बंगाली बोलो। तो ये लैंग्वेज डिबेट जो चल रही है ये आपको किस शेड्यूल के अंदर मिलेगा? 8th शेड्यूल के अंदर आपको सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस मिलेंगी। इसके बाद डिफेक्शन केसेस की बात करें तो 10th शेड्यूल के अंदर होगा। जीएसटी डिस्प्यूट्स की आप बहुत देखते हैं, न्यूज़ में रहता है। तो 101st अमेंडमेंट एक्ट आप देखें। इसके बाद फेडरलिज्म इशू की बात करेंगे तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में अगर आप न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं तो आप थोड़ा अपग्रेडेड रहिए पॉलिटी के अंदर। इसके बाद कॉमन प्रीलिम्स मिस्टेक्स की बात करते हैं तो हम बहुत बार बोरोड फीचर्स के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स वहां पर गिवन रहती हैं। इसके बाद हम शेड्यूल्स को इग्नोर कर देते हैं और जबकि ये बहुत एक इजी स्कोरिंग क्वेश्चन देखने को मिलता है अगर ये आता है क्वेश्चन तो शेड्यूल्स के बारे में। एज्यूमिंग पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर, नो, पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर इन द केस ऑफ इंडिया। इसके बाद मेमोराइजिंग विदाउट लॉजिक। तो जब भी आप तैयारी करें या पढ़ें तो आप उसकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर बना के चलें बजाय उसे याद कर लेने के। अब थोड़ा रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमारा टर्निंग पॉइंट की तरह साबित हुआ। यहाँ पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिले संविधान के अंदर, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट्स जो है ये पार्लियामेंट के ऊपर लिमिट्स हैं कि पार्लियामेंट अपने संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स तो कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इसके बाद शेड्यूल्स की हम बात कर ही चुके हैं और पॉलिटी आपको पता है कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के अंदर। अब प्रैक्टिस एमसीक्यूज थोड़े से देख लेते हैं। पहला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट एडिड सेक्युलर? 9th शेड्यूल लॉज आर ऑलवेज इम्यून? एंटी डिफेक्शन इन विच शेड्यूल? और वोटिंग एज रिड्यूस्ड बाय विच अमेंडमेंट? तो
DPSP borrowed from which country? Is directive principles of state policy was borrowed from Irish constitution. Which amendment added secular? It's आप पीछे जाकर देख सकते हैं कौन से अमेंडमेंट से आया है। 42nd अमेंडमेंट से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है। सेकुलर इज एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. Ninth schedule laws are always immune? No, because after a judgment, it was said that things that are put into the ninth schedule after 1973 are not immune to judicial reviews. Okay, so answer is no here. Anti-defection in which schedule? So answer is 10th schedule. Voting age reduced by which amendment? Answer is 61st Amendment Act. Voting age was reduced. So final takeaways is, if your polity is strong, you will have a very comfortable experience in your prelims exam. So we will finish here and we will meet you in lecture 2 in the next video. Please subscribe, like, share and comment. Thank you.